आज की कहानी है सुमी ने क्या देखा था। घंटी बजने के साथ ही कौन है भीतर से कर्कश आवाज आई। सुमी आई है। दरवाजा खोलने के बाद भैया ने वहीं से जवाब दिया। फिर से भाभी ने पूछा तो सुमी शर्म से गड़ गई। विवेक मन ही मन झुंझला उठा। पत्नी के विरोध भाव को वह बखूबी समझता है। सुमी की दूसरी बार वापसी को वह एक प्रश्न चिन्ह मानता है, जबकि दीपा इसे अपनी सुखी घर गृहस्थी पर मंडराता खतरा मानती है। विवेक के स्नेह को वह हिसाब के तराजू पर तौलती है। चाय पीते समय भी तीनों के बीच मौन पसरा हुआ था। विवेक की चुप्पी से दीपा भी शांत हो गई, लेकिन रात को फिर विवाद छिड़ गया। शैलेंद्र जी बातचीत में तो बड़े भले लगते हैं, ऊपर से इंसान का क्या पता चलता है। नज़दीक रहने पर ही उसकी असलियत पता चलती है। मेरा भी यही कहना है। मुझे तो सुमी अच्छी लगती है, पर पता नहीं शैलेंद्र जी के लिए कैसी हो। मेरा मतलब है, पत्नी के रूप में वह कैसी है हमें क्या मालूम। सुमी विवेक की लाडली बहन थी। संयोग से इसी शहर में ब्याही गई थी। देखने में सुंदर, कामकाज में सलीकेदार, व्यवहार कुशल, रिश्तेदारों और मित्रों में खासी लोकप्रिय सुमी के बारे में वह गलत बात सोच भी नहीं सकता। दीपा, मैं अपनी बहन के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अनैतिकता को किसी भी वजह का जामा पहनाकर जायज नहीं ठहराया जा सकता। भैया भाभी के बीच बातचीत के कुछ अंश सुमी के कानों में भी पड़े। उसकी आंखें भर आईं। भाभी पहले तो ऐसी नहीं थी। माँ सबसे बड़े भैया के पास जयपुर में रहती थी। पिछले 2 वर्ष से वह विवेक भैया के पास ही रहकर अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर रही थी। तब भी उन्होंने उसे माँ का स्नेह दिया था। हालात के साथ व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है। घर के पास ही एक स्कूल में सुमी पढ़ाने जाती थी। कम तनख्वाह थी, पर वक्त बड़े मज़े से कट जाता था। उस दिन एक साथी शिक्षिका की मां के गुजर जाने से वह जल्दी घर लौट आई। देखा, दरवाजे पर ताला नहीं था। शायद शैलेंद्र लंच के समय आ गए थे। घंटी बजाई, पर बिजली गुल थी। दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो उस पर जैसे सैकड़ों बिजलियां एक साथ गिर पड़ी। दरवाजे की आहट पाकर शैलेंद्र ने दरवाजा खोला। उसके साथ कोई लड़की खड़ी थी। बदहवास। उस दिन सुमी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। शैलेंद्र भी नजरें चुराता रहा। सुमी लौट आई थी। घर आकर फूट फूट कर रोई थी। दीपा ने उसे गले से लगाया था। विवेक ने शैलेंद्र को कोर्ट में खींचने की बात कही थी, लेकिन सुमी को साथ रहते 1 महीना होते ही दीपा का धैर्य चुकने लगा। वह सुमी को समझौते के लिए उकसाने लगी, लंबी जिंदगी का वास्ता देने लगी। सुमी को समझते देर नहीं लगी कि उसकी मौजूदगी अब इस घर में अवांछनीय है। सोचा, एक बार जाकर अपनी लड़खड़ाती गृहस्थी संभाल ले। यह निर्णय आसान नहीं था। बार बार दरवाजे की दरार से देखा दृश्य याद आ जाता। इतनी अंतरंगता, इतनी उत्तेजना तो उसने खुद अपने साथ भी अनुभव नहीं की थी। अपमान की गहरी खाई में जैसे सुमी को किसी ने धक्का दे दिया। उसके सौंदर्य, उसके समर्पण, उसके विश्वास का अपमान, यहाँ तक कि उसकी कोमल भावनाओं का अपमान। अपनी वापसी उसे अपनी पराजय लगने लगी। पर शैलेंद्र के फोन ने उसे फिर दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। सुमी, प्लीज चली आओ। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे पांव पकड़कर माफी मांगने को तैयार हूँ। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। बहुत शर्मिंदा हूँ। रिसीवर रखा तो भाभी आशा भरी नजरों से उसे देख रही थी। भाभी, मैंने सोचा है कि शैलेंद्र को एक मौका दे दिया जाए। दीपा के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। वही तो मेरा भी यही मानना है कि यदि वह अपनी गलती मान रहा है तो हमें भी इतना नहीं अकड़ना चाहिए। फिर माँ जी से भी ये बात कब तक छिपाई जा सकती है। सुमी, तूने ठीक ही से सोच लिया है ना। ये कभी मत सोचना कि तू यहाँ नहीं रह सकती। बाबूजी के इस घर पर तेरा भी अधिकार है। भैया की इस बात पर सुमी खामोश हो गई। प्रेम की सीमा रेखा जहाँ समाप्त होती है, वहीं से अधिकार की बातें शुरू होती हैं। प्रेम तो अपने साथ सब कुछ देना जानता है। अधिकार की फिर भी मर्यादा होती है। बहन के अधिकार का प्रयोग करके वह यहाँ भी रह सकती है, और पत्नी के अधिकार का प्रयोग करके वहां भी रह सकती है। सुमी को सोचने में क्षण भर लगा और वह तैयार होकर ऑटो में बैठ गई। फोन पर शैलेंद्र जितनी सहजता से बोल रहा था, सामने अपने आप को बहुत कठिनाई में पा रहा था।
घर की सफाई से निपटकर सुमी ने खाना बनाया। रात को बिस्तर पर जाते ही शैलेंद्र की हिम्मत लौट आई। उसने सुमी का हाथ पकड़ा। सुमी को झटका सा लगा। किसी भी तरह की गलती को वह माफ कर सकती थी, पर आंखों देखा वह दृश्य क्या वह भूलने योग्य था? उसे लगा जैसे सैकड़ों कीड़े उसके हाथ पर रेंग रहे हों। उसने शैलेंद्र का हाथ झटक सा दिया। शैलेंद्र, तुम कितनी ही बार माफी मांगो, मैं वह दृश्य नहीं भूल सकती। तुमने संबंधों की पवित्रता को कलंकित किया है। शैलेंद्र करवट बदलकर सो गया, पर सुमित्रा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कितनी ही बार मन हुआ कि शैलेंद्र को झकझोर कर उसे प्रताड़ित करे, लेकिन ऐसा लगता कि उसके आक्रोश को अभिव्यक्त करने योग्य शब्द अभी तक शब्दकोश में भी नहीं लिखे गए हैं। अव्यक्त क्रोध आंसुओं के रूप में बरसकर तकिया भिगोता रहा था। सुमी मन ही मन घुलने लगी। शैलेंद्र का कलेजा उसकी हालत देखकर टूक टूक हो जाता, पर वह क्या करता? वह कसूरवार था। उस दिन शिरीन उसके प्रेम पत्र और तस्वीरें लौटाने आई तो वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सका। उसे बाहों में भरकर बेतहाशा चूमने लगा। तभी सुमी, वह शायद आगे बढ़ता भी नहीं, पर सुमी तो बहुत आगे तक सोच गई होगी। वैसे भी उसकी इतनी भूल भी क्षमा योग्य तो नहीं थी। दूसरे दिन शैलेंद्र ने भीगे स्वर में कहा, सुमी, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। कितनी कमजोर हो गई हो। एक बार डॉक्टर को दिखा दो, फिर चाहो तो अपने घर चली जाना। डॉक्टर ने जब उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है, तो वह जैसे आसमान से गिरी। जिस बात की खबर औरत को सबसे पहले हो जाती है, उसका पता उसे 3 महीने बाद चला। कितने तनाव में थी वह। यह खबर उसे और भी उदास कर गई। ऐसे दुष्चरित्र व्यक्ति की संतान की मां बनना कोई सुखद अनुभव थोड़े ही था। शैलेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं था। जानती हो सुमी, इस बात ने मेरे अंदर कितना उत्साह भर दिया है। दुनिया में कितने ही लोग आज तक बाप बन चुके हैं, पर मुझे लग रहा है कि कुदरत ने यह स्वर्णिम उपहार सिर्फ मुझे ही दिया है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता सुमी? सुमी की आंखें छलछला आईं। मुझे लगता है कुदरत ने ऐसा क्रूर मजाक मेरे साथ क्यों किया। अब तो मैं इससे नजात भी नहीं पा सकती। सुमी, शैलेंद्र का स्वर गंभीर हो गया। तुम्हें नफरत है ना मुझसे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें सारी बातें बताकर अपराध बोझ से मुक्त होना चाहता हूँ। कुछ क्षण रुककर शैलेंद्र एक एक शब्द तोलते हुए कहने लगा, मैं और शिरीन एक दूसरे से प्यार करते थे। चाची जी हमारी शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि वह दूसरी जाति और धर्म की थी। तुम तो जानती हो कि चाची जी मेरे जीवन में कितना बड़ा स्थान रखती हैं। उनकी इच्छा और आज्ञा मेरे लिए मेरे प्यार से बढ़कर थी। चाची जी ने मुझसे एक वचन और लिया था कि मैं अपने विवाह को 100% निभाऊंगा। मैंने कोशिश भी की, लेकिन न जाने उसमें कैसी कमी रह गई। उस दिन लंच लेने के लिए मैं घर आया, तभी न जाने कैसे शिरीन भी वहां आई। उसने समझदारी से हमारे संबंधों की इतिश्री कर ली थी। वह मुझे अपनी शादी की सूचना देने और हमारी पुरानी तस्वीरें लौटाने आई थी। ये सोचकर कि वह अब हमेशा के लिए बिछड़ने वाली है, मैं अपने आप को काबू में न रख सका। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने मर्यादा की सीमा रेखा लांघने की कभी कोशिश नहीं की। गलती इतनी सी है कि मैं जिन संबंधों को समाप्त समझ रहा था, दरअसल उसके तार अभी पूरी तरह टूटे नहीं थे। क्या तुम हमारे बच्चे की जिंदगी के लिए मुझे माफ नहीं कर सकोगी? शैलेंद्र ने सुमी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसके पश्चाताप, विगलित स्वर और आंखों के अनुरोध भरे भावों की वह उपेक्षा नहीं कर सकी। कुछ क्षण बाद उठकर दूसरे कमरे में चली गई। लगता था उसके भीतर जो चट्टान की तरह जमा है, उसे वह पिघलने देना नहीं चाहती। शैलेंद्र उसके लिए फल और मिठाइयाँ ले आया। घर के काम में भी वह उसका हाथ बटाता। उसके प्यार, उसकी भलमनसाहत से वह अभिभूत तो थी, पर वह दृश्य याद आते ही उसकी कोमल भावनाएं कठोर आवरण तले दब जाती। उस दिन चाची जी का फोन आया कि तीज के पूजन के लिए उन्होंने बहू को गांव बुलाया था। शैलेंद्र ने शर्माते झिझकते हुए बताया कि वह नहीं आ पाएगी। कारण सुनते ही चाची जी उबल पड़ी। हद है, बहू को 4 माह चढ़ गए हैं और तू मुझे अब सूचना दे रहा है। मैं कल ही निकल रही हूँ। यहाँ आकर वह एक ही दिन में भाप गई कि पति पत्नी के बीच संबंध सामान्य नहीं।
नाटकीयता से भरे हैं। छोटे से गांव में चाची जी की पूरी जिंदगी गुजरी थी। शैलेंद्र को उन्होंने छाती से लगाकर पाला था। शैलेंद्र के माता पिता और चाचा एक साथ ही एक बस दुर्घटना में गुजर गए। शोक संतप्त चाची के आंचल में ये अनाथ भतीजा एक अमानत बनकर समा गया। लगभग 6 साल के शैलेंद्र के आंसू पोंछते पोंछते वह अपना दुख भी भूल गईं। शैलेंद्र उनके एकाकी जीवन का मकसद बन गया। वह भी उनका बहुत सम्मान करता था। गांव में 8वीं जमात तक पढ़ने के बाद उन्होंने उसे शहर पढ़ने भेजा। हॉस्टल में रखा, सदा ऊंच नीच समझाती रही। हॉस्टल से लौटकर आंचल में दुबक कर सो जाता। चाची जी उसके सिर पर वात्सल्य से भरी थपकियां देती रहती। उस भयंकर बस दुर्घटना के बाद 2 साल की ब्याता और फिर विधवा हुई चाची जी उसका सब कुछ थी। छोटी छोटी समस्याएं वह उनके पास ले जाता और वह उन्हें क्षण भर में सुलझा देती। कभी किसी ने उसकी पतंग चुरा ली, उसकी गणित की कॉपी की नकल की। नन्हे से जीवन की अनगणित खट्टी मीठी लड़ाइयाँ, हवा भरे बुलबुलों की तरह अस्थायी। फिर भी चाची जी की प्यार भरी समझ से उसका बाल मन आश्वस्त हो जाता। लेकिन अब वह किशोर उम्र का था। मन में अजीब अजीब से ख्याल उमड़ते घुमड़ते रहते। दोस्तों की बातें बड़ी रहस्यमय लगती। लड़कियों से बात करते समय जीभ तालू से चिपक जाती। लेकिन रात को सपने में वही लड़कियां। छी, कितनी शर्म की बात है। एक तरफ उसकी पढ़ाई है, एक तरफ अबूझ आकर्षण। मन की इस चंचल स्थिति के बारे में किससे कहे। पड़ोस की नीलू अब कटोरदान में दाल या सब्जी रखकर चाची जी को देने आती तो वह बचपन वाले शैलेंद्र को नहीं पाती। नीलू भी तो कितनी बड़ी हो गई, अचानक कब, कैसे, पता ही नहीं चला। उसी दिन चाची जी ने उसे नीलू से बात करते हुए देख लिया और न जाने कैसे उसका अंतर्द्वंद भांप लिया। उसे कलेजे से लगाकर उस रात वह कितना कुछ समझाती रही, स्पष्ट बेलाग शब्दों में, बेझिझक। फिर बोली, बेटे, ये सब मैं तुझे इसीलिए भी बता रही हूँ क्योंकि तू अकेला रहता है। कल तेरे साथी तुझसे कोई गलत बात न कहे, तू किसी के बहकावे में न आए। हर बात की एक निश्चित उम्र होती है। इस समय तेरी उम्र है अपना चरित्र साफ रख, अपना जीवन बनाने की, पढ़ने लिखने की। चाची जी की ये सीख शैलेंद्र ने गांठ बांध ली थी। पढ़ने में खूब मन लगाया, मन स्थिर हो गया। स्कूल खत्म करके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। अगर उस दिन चाची जी उसे सब कुछ नहीं बताती तो क्या वह इतना कुछ कर पाता। ऐसी चाची जी के लिए शैलेंद्र और सुमी के बीच खिंची अदृश्य अलगाव रेखा का पता लगाना भला कौन सा मुश्किल काम था। शैलेंद्र के साथ घर के सामने लॉन पर टहलते हुए ही उन्होंने उससे सब कुछ उगलवा लिया। दीर्घ निश्वास के साथ वह बोली, तो मेरा फैसला ठीक ही था। देख शैलेंद्र, तेरी इतनी बड़ी गलती पर पर्दा डालकर जो लड़की बिना हंगामा खड़ा किए अपने दाम्पत्य की इज्जत मेरे सामने बचा ले गई, वह लड़की कितनी संस्कारी है, ये बात तू खुद समझ ले। दूसरी ओर जो लड़की अकेले शादीशुदा मर्द से मिलने आए, उसके बारे में क्या कहा जाए। वह दूसरे धर्म की थी, ये बात तो थी ही महत्व की। आपने ठीक कहा चाची जी, सिर्फ ठीक। अरे 16 आने सच। और अब ये बता कि सुमी की इस तरह की गलती को क्या तू माफ करता। शैलेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। चाची जी, बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। मुश्किल होगा तेरे लिए, मैं तो इसका जवाब जानती हूँ। तभी तो कहती हूँ कि तेरे संस्कार सदियों पुराने हैं। औरतें तो हो सीता जैसी जो अग्नि परीक्षा भी पास कर ले, और आदमी हो रावण जैसे जो दूसरों की औरतों को उठा लाए। शैलेंद्र चाची जी की बात पर हंस दिया। चाची जी, इतनी बार आपने मुझे माफ किया है, इस बार भी माफ कर दो। सुमी को समझाना अब आपकी जिम्मेदारी है। चाची जी का चेहरा गंभीर हो गया। भोली सी बच्ची शैलेंद्र की नादानी का सदमा ले बैठी थी। चाची जी सुमी से पूछ पूछ कर उसकी पसंद के व्यंजन बनाती तो वह उन्हें अभिभूत होकर देखती रहती। सीधे पल्ले की सूती साड़ी, गोरा गोल आनंद दीप्त चेहरा, सिर से पांव तक चाची जी ममता की मूर्ति थी। माँ जैसी वह उसकी देखभाल करती, अधिकारपूर्ण वाणी में उसे आदेश देती। कभी बड़ी बहन बनकर उसके रूखे बालों में तेल मलती, कभी सहेली बनकर गांव खेत खलिहान की सैकड़ों बातें करती। सुमी की चुप्पी धीरे धीरे टूटने लगी।
चाची जी को लेकर एक भय था मन में जो कब का खत्म हो गया। अब तो उसे लगता कि बस चाची जी यहीं रह जाएं। सुमी, चाची जी उस दिन उसके लिए खीर बना रही थी। गांव में अपना सब कुछ है, दूध मक्खन घी कितना वैभव है। यहाँ पनियल दूध की खीर बनाना बहुत तकलीफ दे रहा है। दूध औटा कर आधा कर लिया, फिर भी ऐसे उबल रहा है जैसे पानी। सुमी मुस्कुरा दी। अब इससे गाढ़ी ये नहीं हो पाएगी। उसने गैस बंद कर दी। चलो बेटी, 2 घड़ी आराम कर लें, फिर खाना खाएंगे। जी। सुमी उनके साथ शयन कक्ष तक चली आई। चाची जी, सुमी लाड से उनका आंचल अपनी उंगली से लपेटते हुए बोली, आप सचमुच आदर्श हैं। शैलेंद्र आपकी तारीफ अक्सर किया करते थे। शादी के बाद मैं 4 दिन आपके पास रही, पर तब अब लगता है काश वहीं रहती। पागल कहीं की, चाची जी उसे अंक में भरकर बोली। फिर मेरे शैलेंद्र का ख्याल कौन रखता। शादी के शुरुआती दिनों में पति पत्नी को एक दूसरे के पास ही रहना चाहिए। गांव वालों ने मुझसे कितना कहा कि बहू को कम से कम 1 महीना अपने पास ही रखो, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। चाची जी आप तो अंतर्यामी हैं। निपट देहात में रहकर आप इतनी आधुनिक बातें कैसे समझ लेती हैं। शैलेंद्र कहते हैं आप बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक हैं। चाची जी सकुचा गईं, फिर बोली, बस बस अब चने के झाड़ पर मत चढ़ा। और तू जिसे मनोविज्ञान कहती है वो मेरे लिए कड़वे मीठे अनुभवों का निचोड़ भर है। 21 साल की उम्र में पति और जेठ जेठानी की मृत्यु, बूढ़ी सास की जहर उगलती जबान, मुझे मनहूस समझकर पड़ोसियों का सुबह से छिपना, एक एक अनुभव हृदय पर अमिट परिभाषाएं लिखता रहा। मानव के अबूझ व्यवहार की, धर्म के नाम पर किए जाने वाले ढकोसलों की, झूठे चरित्र की। चाची जी, बीच में टोकते हुए सुमी की आवाज कांप गई। ठीक कह रही हूँ सुमी, एक परीक्षा से गुजरते ही दूसरी सामने खड़ी हो जाती। अनगिनत परीक्षाएं दी हैं मैंने, पर एक बात 16 आने सच है कि समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाना फिर भी आसान था, लेकिन अपने आप से लड़ना बहुत ही मुश्किल। चाची जी ने एक गहरी सांस ली, फिर कहने लगी, मेरा धर्म मुझे संयम सिखाता रहा। संस्कार गलत काम करने से रोकते रहे, लेकिन 25 साल की उम्र और विवाह के सुख भरे 2 साल, खेत में हिसाब किताब देखने वाला मोहनलाल उन दिनों मेरे संयम की मजबूत चट्टान को हिला रहा था। लाख राम नाम जपा, रामायण गीता पढ़ी, पर सब बेकार। और एक रात जब वह मुझे हिसाब के रुपए देने आया, उसने, नहीं, ये कहना गलत होगा, बल्कि मैंने ही उसे मौका दे दिया। मन मुझे पीछे धकेल रहा था, पर शरीर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। पता नहीं उस दिन कैसे इतनी कमजोर पड़ गई थी मैं। सुबह उठकर इतनी शर्म आई कि मुंह अंधेरे बावड़ी की ओर चल दी, लेकिन कूदने से पहले शैलेंद्र की याद ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। मैं मर जाती तो वह बेचारा जीते जी मर जाता। माना कि मेरी गलती बहुत बड़ी थी, पर सजा तो शैलेंद्र को ही भुगतनी पड़ती ना। मैंने तो अपनी बदकिस्मती से पल भर में मुक्ति हो जाती, पर उसकी भी किस्मत के दरवाजे बंद कर जाती। अबोध शैलेंद्र, क्या पता उसे ये जमीन जायदाद मिलती भी, या चालाकी से ये मुलाजिम ही सब डकार जाते। सुमी शांत मन से चाची द्वारा कहे एक एक शब्द को सुन रही थी। बहुत नफरत हो रही है ना मुझसे, चाची जी ने उसे टटोला। नफरत? सुमी को सोचना पड़ा। कम उम्र में आवेश को नकारना सहज नहीं होता, उसे मानना ही पड़ा। उस कमजोरी को यदि मैं ताकत में ना बदलती तो इस घटना की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। मोहनलाल को मैंने नौकरी से हटा दिया, अपना आचरण संयमित कर लिया और मन ममतामय। कोशिश की कि कोई भी मुझे भोग्या न समझे, बल्कि माँ की तरह आदरणीय समझे। कुछ देर रुककर चाची जी ने गहरी सांस ली। सुमी, राह चलते पैरों में कीचड़ लग जाए तो कोई पाँव काटकर नहीं फेंक देता। पवित्रता का महत्व जरूर है, पर जीवन की कीमत पर नहीं। चाची जी, सुमी उनके कंधे से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। शैलेंद्र से भी गलती हुई है, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है। उस गलती के लिए तुम 3 जिंदगियां दांव पर लगाने की गलती मत करो। तुम, वह और यह नन्ही सी जान सब बिखर जाएंगे। वह तो तुमसे माफी भी मांग चुका है। उसकी ओर से आंचल फैलाकर मैं भी तुमसे विनती करती हूँ। नहीं चाची जी, आप बड़ी हैं, आपका आदेश ही मेरे लिए काफी है। लेकिन क्या शैलेंद्र ने आपको सब कुछ बता दिया?
तो क्या गलत किया? उसने मुझसे आज तक कुछ नहीं छिपाया। इस बार भी सुमी को हंसी आ गई। उसकी घुंघरू जैसी रुनझुन हंसी की अनुगूंज पूरे घर को आनंद से सराबोर कर रही थी। अभी अभी आया दरवाजे पर ठिठका शैलेंद्र समझ गया था कि इस बार भी चाची जी ने उसकी समस्या चुटकियों में सुलझा दी है। अभियुक्त की बाकी सजा माफ हो गई है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।